नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम पार्ट नंबर 30 करने वाले हैं। इससे पहले जो है 29th पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन पार्टों को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको जो है वो सारे पार्ट्स देखना चाहिए। इस सीरीज के अंदर जो है टोटल हम 125 जो है पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। यू नो वेरी वेल, प्रीवियस ईयर जब इसका एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का तो टोटल 125 शिफ्टों के अंदर जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। और आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है सीबीटी 1 के लिए जीके जीएस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है। इसी वजह से जो है हमने ये पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पे कंप्लीट करवाने का जो है निर्णय लिया है। आपको यूट्यूब पर कहीं भी जो है पीवाईक्यू जो सीरीज है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था सीबीटी का, कहीं पर भी यूट्यूब में आपको कंप्लीट जो सीरीज है वो देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए जो है आपकी सुविधा के लिए कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज जो है हमने यहाँ पे फ्रेम की है। अगर आप सीबीटी 1 में जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर सीबीटी 1 में को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको जीके जीएस जो है काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। यू नो वेरी वेल, जो एसएससी और रेलवे के बच्चे होते हैं उनका जो मैथ और रीजनिंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बट वो जीके जीएस में है मार खा जाते हैं। इसीलिए जो है अगर आपको 33 से 35 मार्क्स जो है कंप्लीट अच्छे से करने हैं, 33 से 35 अगर मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 3 टॉपिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो पीवाईक्यू सीरीज पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, एक तो आपको पीवाईक्यू सीरीज पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा आपको स्टैटिक जीके करनी पड़ेगी, ठीक है, स्टैटिक जीके करनी पड़ेगी। और तीसरा क्या करना पड़ेगा, तीसरा आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा। करंट अफेयर का जो है मार्जिन काफ़ी अच्छे से आता है। इसके अंदर कितना आता है, 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, तो 8 से 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इनफ हो जाते हैं। स्टैटिक जीके भी आपको कवर करनी है और पीवाईक्यू सीरीज भी कवर करनी है। अगर आपको ये तीनों ही सीरीज जो है एक साथ करनी है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज तो हमारी जो है डेली आती है रात को 8 बजे, ठीक है, रात को 8 बजे आती है। और स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के जो है 2 वीडियो आते हैं। कब कब आते हैं, एक तो सैटरडे को आता है और एक संडे को आता है, ठीक है। सैटरडे और संडे को 2 आते हैं। और ये कब कब आते हैं, शाम को 4 PM पे आते हैं, ठीक है। शाम को 4 PM पे जो है 2 दिन ये जो है क्लासेस लगती है। तो अगर आपको जो है जीके जीएस काफ़ी अच्छे तरीके से करना है तो इन तीनों जो है वीडियो सीरीज को देखना ना भूलिएगा। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और सभी की जो PDF है बिल्कुल फ्री में हम देते हैं, बिल्कुल PDF जो है वो बिल्कुल फ्री रहती है। कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डेली करंट अफेयर जो पिक्स होती है वो भी मैं वहाँ पर जो है प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इससे जो है आपकी डेली करंट अफेयर की भी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। चलते हैं हम आज के वीडियो सेशन पर, कर लेते हैं आज के वीडियो सेशन की शुरुआत बिना किसी टाइम वेस्ट के। ये बेसिक जानकारी थी जो आपको बतानी जरूरी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया 15 अगस्त 1947, आप सभी जाते हैं 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हो गया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे। तो महात्मा गांधी कहाँ थे 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजित करवाया जा रहा था, तो उस समय जो महात्मा गांधी थे ये कोलकाता में थे, ठीक है, कोलकाता में थे। और जो पश्चिम बंगाल है उसकी राजधानी हो जाएगी कोलकाता। और कोलकाता में क्यों थे, क्योंकि कोलकाता में जो है उस समय दंगे चल रहे थे। यू नो वेरी वेल, जो है 1947 जब पाकिस्तान की अलग मांग उठी थी, कब मांग उठी थी, तो 1940 के अंदर जो है मुस्लिम लीग ने जो है पहला प्रस्ताव रखा था कि पाकिस्तान अलग बनाया जाए, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले इस जो मुस्लिम लीग का विरोध कर रहे थे, लेकिन 1913 में ये मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हो गए थे। और ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान एक अलग बनाने के जो है पक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये बेसिक सी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो है देश आज़ाद हो गया था। महात्मा गांधी जो थे वो कोलकाता के अंदर थे। कोलकाता के अंदर क्यों थे, क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन बंगाल के नोआखली, बंगाल में एक नोआखली जगह है बंगाल के अंदर, ठीक है, नोआखली, ठीक है। तो बंगाल में ये एक नोआखली में थे, क्योंकि वहां पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो है सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे,
ठीक है। सांप्रदायिक दंगे किसने कराए थे, बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार है, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, इन्हीं दंगों को जो है रुकवाने के लिए जो महात्मा गांधी थे वो अनशन कर रहे थे, और उन्होंने साफ साफ कहा था अगर मुझे आमरण अनशन भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस वजह से जो है ये कोलकाता के अंदर थे 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी, ठीक है। ये महात्मा गांधी के बारे में जो है आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि महात्मा गांधी का जो जन्म है 1869 को हुआ था, ठीक है। 1869 को जो है पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है। तो ये एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है मृत्यु के लिए, मतलब दुर्घटनावश अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको बीमा प्रदान किया जाता है। तो कितना बीमा राशि जो है वो प्रदान की जाती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 10 लाख जो है राशि इसके अंदर दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा ये गलत बता दिया मैंने, ए नहीं होएगा, सी होएगा भाई। 2 लाख रुपए मिलती है, 10 लाख मिलने लग गए तो, ठीक है। 2 लाख रुपए जो है इसके अंदर मिलती है राशि, ठीक है। और ये आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये जो सुरक्षा बीमा योजना थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, ये 2015 के बजट में घोषणा की गई थी इसकी, ठीक है। 2015 का जो बजट था ना, उसके दौरान ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की जो है घोषणा की गई थी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, नीट परीक्षा 2020 का आयोजन इनमें से किसने किया था। तो नीट की परीक्षा आप सभी जानते हैं नीट क्या होता है। नीट की परीक्षा जो है 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो एनटीए के द्वारा जो है ये परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, ठीक है। नीट की परीक्षा जो है ये एनटीए कराता है, और भी विभिन्न परीक्षाएं जो है एनटीए के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल यूजीसी जो हो गई, उसकी भी परीक्षा जो है एनटीए करवाता है, ठीक है। और एनटीए की स्थापना कब हुई थी, एनटीए की फुल फॉर्म क्या होगी, पहले आपको याद रखना है। एनटीए की फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो इसकी स्थापना की बात करूँ तो 2017 में जो है इसकी स्थापना की गई थी एनटीए की, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का पदभार कौन ग्रहण करेगा। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का जो पदभार है वो कौन ग्रहण करता है, तो वो करता है भाई उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। कौन करता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। कहाँ पर है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, राज्यसभा के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी जो है वो होते हैं। ये भी जो है आपको जानकारी याद रखनी है, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करूं तो ये अनुच्छेद 74-75 में होते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 74-75 में। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, उस केस में जो है राष्ट्रपति का पदभार जो है कौन संभालेगा, तो वो संभालता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश। तो ये जो है पदभार संभालता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है ये अनुच्छेद किस में आता है, अनुच्छेद 124 में आता है, अनुच्छेद 124 में आता है। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद हम क्या 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 बात याद रख सकते हैं, और क्या याद रख सकते हैं, चलिए अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा। बाकी जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति आता है अनुच्छेद आता है ये 52 से 62 के बीच में, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कहाँ से आता है, तो उपराष्ट्रपति आता है अनुच्छेद 63 से लेके अनुच्छेद 73 के बीच में उपराष्ट्रपति आता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको रिमेंबर रखनी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें तो भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है, तो किस राज्य की जो है कोई तटरेखा नहीं है, ये पूछा गया है। गुजरात की पूछा गया, गुजरात की सर्वाधिक है भाई, गुजरात की तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा कितनी है भाई, ये 7516 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, इसीलिए मैंने ये 7516 किलोमीटर जो है लंबाई बताई है। अब बात करें कौन से राज्य की तटरेखा नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार राज्य की जो है कोई भी तटरेखा नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो गुजरात जो तट है इसकी तटरेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुजरात राज्य है जो उसकी सर्वाधिक तटरेखा है, 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन है, तो ये पूछा गया इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये उस समय का करंट अफेयर था 2019-20 में जब ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो इसका राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक थे। बट इसको छोड़ देना, इसके बारे में क्या याद रखेंगे, वर्तमान जो है 2025 वाला आप इसका जरूर देख लेना, ठीक है। 2025 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के जो संस्थापक निदेशक पूछा गया, ठीक है भैया, ये सेम ही रहेगा क्योंकि ये संस्थापक निदेशक पूछा गया ना, संस्थापक जिसने संस्थापना की, ठीक है। तो ये डॉक्टर एस उन्नीकृष्णा नायर थे। इसरो के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, इसरो के बारे में आप याद रख सकते हैं स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। किसने की थी, विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और भारत का जो अंतरिक्ष का जनक है वो भी विक्रम साराभाई को ही माना जाता है। अंतरिक्ष का जनक भी जो है ये हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, तो सेंटिनली जो जाति है ये अंडमान एवं निकोबार जो समूह है वहां से संबंध रखती है, सेंटली जनजाति, ठीक है। ये चीजें जो है आप याद रखेंगे, जनजाति से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोस्टली ये सेंटनली ही जनजाति पूछी जाती है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर ये पाई जाती है, ठीक है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अंडमान की जो राजधानी है वो कौन सी है, अंडमान की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है, पोर्ट ब्लेयर का जो है अब नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम चेंज कर दिया गया है, विजयपुरम जो है अब पोर्ट ब्लेयर को बोला जाएगा। और ये जो नाम चेंज किया गया है 2024 में नाम चेंज किया गया है, ये भी जो है जानकारी याद रखेंगे। या तो आपसे पूछा जाएगा पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, या फिर ये पूछा जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर अभी जो है रिसेंटली उसका नाम चेंज किया गया है जिसका नाम विजयपुरम रखा गया है। ये विजयपुरम नाम जो है किस वर्ष चेंज किया गया, तो साल पूछा जाएगा 2024 आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में बोला गया किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एडुसेट GSAT-3 का जो है प्रक्षेपण किया था। तो इसरो की यहाँ पे बात हुई है, इसरो ने क्या किया था, शैक्षणिक क्षेत्र यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक उपग्रह यानी उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था एडुसेट GSAT-3। इसका प्रक्षेपण जो है कब किया था, यानी कि लॉन्च कब किया था इसको, तो इसको जो लॉन्च किया था ये 2004 में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रक्षेपण है ये कहां पर है इसरो का, तो ये है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा नाम तो सुना होगा, ये यहाँ पे राहुल की बात नहीं हो रही है, नाम तो सुना होगा, ये श्रीहरिकोटा याद रखना है आपको। श्रीहरिकोटा क्या है, ये जो इसरो है इसका एक जो है प्रक्षेपण यान यहाँ से लॉन्च करता है, ये स्थान है इसरो का, ठीक है। इसरो का ये स्थान है श्रीहरिकोटा, यहाँ से ये जो है प्रक्षेपण करता है इसरो, हर किसी सैटेलाइट का या उपग्रह का जो भी लॉन्च करना होता है श्रीहरिकोटा से ही करता है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है।
ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है। तो निपाह वायरस जो है इसका प्राकृतिक आश्रयदाता पूछा गया है, तो इसका जो प्राकृतिक आश्रयदाता है वो हो जाएगा फ्रूट बैट। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा निपाह वायरस का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है। तो आउटपुट डिवाइस शामिल है पूछा गया है भाई माउस और प्रिंटर। माउस, प्रिंटर, माउस यहाँ पे इनपुट हो गया, स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 में बात कर लेते हैं। स्कैनर, यहाँ पे स्कैनर इनपुट हो गया, प्लॉटर, प्रिंटर, यहाँ पे फिर प्रिंटर आ गया, प्रिंटर और मॉनिटर, कीबोर्ड, कीबोर्ड यहाँ पे जो है इनपुट हो गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया और मॉनिटर हो गया, ये तीनों ही जो है आउटपुट डिवाइस है। बाकी ये जो है माउस इसके अंदर इनपुट है, यहाँ पे कीबोर्ड इनपुट है और यहाँ पे जो है स्कैनर इनपुट है। ठीक है, ये डिवाइस आपको पता होना चाहिए कौन सा इनपुट होता है और कौन सा आउटपुट होता है, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ तो 11 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का जो है सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक की यहाँ पे बात हुई है, बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो मुख्यालय है पता होना चाहिए, स्थापना पता होना चाहिए, कब इसकी जो स्थापना हुई थी, कहाँ जो है इसका मुख्यालय है। तो बिम्स्टेक की बात करूं तो इसका जो मुख्यालय, माफ कीजिएगा, इसकी जो स्थापना है कब हुई थी, जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जून 1997 में जो इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है माफ कीजिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा, ढाका में इसका वो हो जाएगा। ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ये ढाका। और इसकी टका मतलब मुद्रा क्या हो जाएगी, बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टका। इसका राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, 1861 में हुआ था। इनको नोबल कब मिला था, तो नोबल मिला था 1913 में। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी, 1915 में मिली थी। ऐसी चीजें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बिम्स्टेक की एक जो है आप फुल फॉर्म भी याद रखना, बहु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो सदस्य याद रखना इसका, क्योंकि यहां से ये एलिमिनेट करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया ना, 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया भाई कौन सा जो है सदस्य नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इसके सदस्य जो है कौन कौन से है। बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भारत हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हुए ना, 5 हुए, एक और था शायद, थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड 1 2 3 4 5, एक और रह गया, श्रीलंका रह गया। ठीक है, तो ये इसके जो है सदस्य हैं। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 में बोला गया इनमें से किस सार्क केंद्र की स्थापना की गई है। तो भारत में कौन सा एक सार्क केंद्र जो है अवस्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है ये भारत के अंदर अवस्थित है। और ये किसका जो है केंद्र है, तो ये सार्क का केंद्र है। तो सार्क की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो है सार्क की जो है आपको याद होना चाहिए स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1985 में। दिसंबर 1985 में किसकी स्थापना हुई थी, सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, सार्क की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा, तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू किसकी राजधानी हो जाएगी, नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू में। और ये जो सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र है, माफ़ कीजिएगा, ये जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में लिख देता हूं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग
संगठन। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक है, दिसंबर 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया बंबू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य है। चेरो नृत्य जो है किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये चेरो होगा या चेरी हो गया? चलो एक ही बात है, देख लेना चेरो या चेरी। तो बंबू डांस के रूप में प्रख्यात है ये चेरो नृत्य। किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये मिजोरम राज्य का जो है पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महानिदेशक है? तो पंडित बिरजू जो महाराज है इन्होंने किस नृत्य शैली का जो है निदेशक किया है, यानी किस नृत्य शैली को बनाया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये कथक भारतीय नृत्य शैली के जो है महानिदेशक के रूप में जाने जाते हैं। काकोरी कांड बहुत बार बता चुका हूं, 1925 में हुआ था काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसका जो नेतृत्व है, नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व जो है इसका किया था भाई राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये कौन सा था? तो ये था काकोरी कांड। अब आपको एक और घटना याद रखनी है, चोरा चोरी। ये दोनों जो है पूछी जाती हैं। चोरा चोरी कब हुई थी? 1922 में हुई थी। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को जो है ये घटना हुई थी। ठीक है, दोनों ही घटनाएं आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? एक नवरत्न कंपनी का मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर 2025 तक जितने भी भारत की नवरत्न कंपनी है, अभी फिलहाल तक 14 नवरत्न कंपनी थी, लेकिन अभी जो है कंपनी थी। ठीक है, 14 नवरत्न कंपनी थी, लेकिन अभी 2 और लेटेस्ट नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, 2 और कंपनियों का। तो एक लेटेस्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसका जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है नवरत्न कंपनी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2 अभी लेटेस्ट जो है कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो 2025 तक का जो है अपडेट डाटा लेके आऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, अपडेट डाटा लेके आऊंगा, उसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन सी कंपनी है नवरत्न कंपनी और किस वर्ष जो है उनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये सारी वीडियोस मैं लेके लाऊंगा, या तो इसी सैटरडे को ये वीडियो लेक्चर आ जाएगा या फिर संडे को आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक नवरत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है, किस वर्ष उनको कंपनी का दर्जा मिला नवरत्न का, वो सारी डिस्कस हम वहां पे उस वीडियो के अंदर कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए 14 नवरत्न कंपनी थी, बट इनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी आप सभी जानते हैं वर्तमान में जो हमारी सरकार चल रही है, बहुत सारे बैंकों का जो है मर्जर कर दिया गया है। मतलब जो बैंक था एक बैंक, मतलब एक बैंक को किसी और बैंक में मर्जर कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, वर्तमान में कितने? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। और आप क्या याद रख सकते हैं? वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसके बारे में और क्या याद रख सकते हैं? सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक सरकारी जो है वो हो जाएगा SBI, माफ कीजिएगा, SBI हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं इसकी और सबसे बड़ा बैंक है ये। ठीक है, SBI की फुल फॉर्म हो जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं बता देता हूँ 1806 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1955 में जो है इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, यानी कि गवर्नमेंट इंक्लूड ये कर दिया गया था SBI को। ठीक है, SBI की जो पूरी हिस्ट्री है वो मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस देख लेना। 1806 से लेके इसके राष्ट्रीयकृत होने तक, राष्ट्रीयकृत जब ये हुआ था 1955 में हुआ था, 1955 तक जो है इसकी कहानी मैंने पूरी ब्रीफ पिछली वीडियोज़ में कंप्लीटली बता दिया। वहाँ से जो है आपको कंप्लीट हिस्ट्री चिट्ठा मिल जाएगा SBI बैंक का। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। और बाकी जो है आरबीआई के बारे में आप सभी जानते हैं, आरबीआई की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हो जाएगी। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसको जो है बंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार में ढकने पर क्या होगा? क्या होगा भाई? बुझ जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर किसी मोमबत्ती को कांच के जार से ढक दे पर, जैसे कि ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती, मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई, देख लेना। अगर इसको, अगर अभी ये जल रही है, ठीक है, अगर इसको किसी जार से ऐसे ढक दिया जाए, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, तो क्या होगा? बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन से ही ये जो है जली रहती है। ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है आग के जलने में। ठीक है, अगर अगर आपके घर में, मतलब ऐसा मत मानिए कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आग लगी है, ठीक है, आग लगी हुई है कहीं पर भी, या फिर किसी सिलेंडर में आग लग गई आपके आजू बाजू, या आपके जहां पे आपने देखा वहां पे सिलेंडर में आग लग रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस आग से जो है ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देना, ऑक्सीजन का कनेक्शन कट कर देना, आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, बेसिक जानकारी है, आपको वैसे भी जानकारी पता होनी चाहिए। ये चीज़ें क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, वैसे भी आपको ज्ञान होना चाहिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आग जहाँ भी लग जाती है तो ये जो हमारे ये होते हैं ना, अग्निशामक होते हैं, जो सिलेंडर होते हैं, उनके अंदर भी CO2 भरी होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देती है आग से। ठीक है, इसीलिए जो है आग बुझ जाती है। ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। कहीं पे भी आग लगी हो तो जो है ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देना, आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। उसके बाद मैं बात करूं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा असम में जो है स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा असम में स्थित नहीं है? असम की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये दंपा टाइगर रिजर्व जो है ये असम के अंदर अवस्थित नहीं है। तो दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? मिजोरम के अंदर अवस्थित है। ठीक है, मिजोरम। अच्छा, मुझे ये टाइगर रिजर्व से याद आया, वर्तमान में जो है टाइगर रिजर्व था ना, हाँ ठीक है, अभी आज ही की बात है, आज ही जो है अपडेट मैंने देखा है करंट अफेयर से रिलेटेड। मैं बता देता हूँ आपको, करंट अफेयर से अभी माइंड में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है टाइगर रिजर्व एक और बढ़ा दिया गया है। टाइगर रिजर्व जो है एक और लेटेस्ट कर दिया गया है। नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है, सच बताऊं तो झूठ बोलने की वाली बात नहीं है, टाइगर रिजर्व का अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में ये नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, और टोटल टाइगर रिजर्व की बात करूं तो कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व जो है मौजूद है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके भी ऊपर मैं जो है एक वीडियो आपके लिए स्टैटिक जीके के लिए लेके आऊंगा। किसकी इन बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा? SSC प्लस रेलवे, SSC प्लस रेलवे। ठीक है, रेलवे इन दोनों बच्चों के लिए, और जो बाकी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तो ये रहेगा। ठीक है, इनके अंदर भर भर के ये पूछा जाता है आपको। ठीक है, दंपा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम के अंदर अवस्थित है, और इसको जो है 1985 में अधिसूचित किया गया था। डंपा को 1985 में अधिसूचित किया गया था, और 1994 में जो है इसको 1994 में जो है इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। बाकी जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस वर्ष जो है उनको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया भारत में कितने जैव विविधता है हॉटस्पॉट है? ऑब्वियसली 4 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, भारत के अंदर कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, और कौन सा हो जाएगा? इंडो बर्मा क्षेत्र, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा? सुंदरलैंड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो 4 हॉटस्पॉट है, देख लेना ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये मधुबनी चित्रकला याद रखना भाई। मधुबनी जो ये चित्रकला शैली है ये किस राज्य में उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है भाई बिहार के अंदर अवस्थित हुई है। बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी। ठीक है,
कोलकाता, कोलकाता। इन दोनों की आप बताएंगे, ठीक है। झारखंड की रांची मैंने बता दिया, उड़ीसा की आप बताएंगे, ठीक है। मधुबनी चित्रकला कहाँ पर उत्पन्न हुई है? बिहार के अंदर उत्पन्न हुई है। 22 की बात करूँ तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है। लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटेल नहीं है। इंटेल एक कंपनी है, ठीक है। इंटेल एक कंपनी है और ये इंटेल की एक चिप भी आती है। आप सभी कंप्यूटर तो जानते ही होंगे, कंप्यूटर तो चलाते ही होंगे। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो है इंटेल लिखा आता है, इंटेल की एक चिप बनी आती है, तो वही है ये इंटेल की चिप। और ये जो इंटेल की चिप है ये एक कंपनी है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूँ तो 1857 का सिपाही विद्रोह किस स्थिति में शुरू हुआ था? 10 मई को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था, ठीक है। कहाँ गया? 10 मई 10 मई 10 मई 10 मई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। तो ये 10 मई को 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बैरकपुर में शुरू हुआ था। और किसने किया था? मंगल पांडे ने जो है इसको शुरू किया था, मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे ने इसको शुरू हुआ था। रीज़न आप सभी जानते हैं कि 1857 में जब ये जो कारतूस थे उनके अंदर जो है सुअर और गाय की चर्बी की जो है अफवाह फैल गई थी। उसी के मद्देनज़र जो है मंगल पांडे ने ये धावा बोल दिया था और अपनी जो सेना कमांडर थी उनके जो है हत्या कर दी गई थी। बाद में जून में जो है जून 1857 में जो है इनको फांसी भी दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है ये काफ़ी सारे विद्रोह किए गए थे अलग अलग तिथि से। जैसे बिहार से नेतृत्व किसने किया, पटना से किसने नेतृत्व किया और झांसी से किसने नेतृत्व किया, ये सभी जो लिस्ट है मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसीलिए बार बार बोलता हूँ प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा और सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिएगा। काफ़ी सारी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर की जो नॉलेज है मैंने वहाँ पर आपको दी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है भारत के कितने राज्यों की सीमाएँ बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो भारत की जो कितने राज्यों की सीमाएं जो है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, ठीक है। ये 5 राज्य हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। सर्वाधिक जो सीमा है वो भी हमारी बांग्लादेश से ही लगती है, ठीक है। सर्वाधिक जो सीमा रेखा है वो हमारी बांग्लादेश से ही लगती है, ठीक है। और सबसे छोटी किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। 106 किलोमीटर मात्र अफगानिस्तान से लगती है और 4000 प्लस जो है ये सीमा रेखा जो है 4000 समथिंग है कुछ, ये बांग्लादेश के साथ लगती है और 106 किलोमीटर जो है ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी, बांग्लादेश की ढाका हो जाएगी, टका मुद्रा हो जाएगी। और क्या याद रख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और कभी आएगा तो आगे आगे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएंगे। 4096 है उसकी, ये एग्जैक्ट ही बता देता हूँ लो, 4096 है इसकी, 4096, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? तो ये भूपेन हजारिका को जो है भारत रत्न दिया गया था। इनका गृह राज्य पूछा गया है, कौन सा जो है होम स्टेट पूछा गया है भूपेन हजारिका का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य से ये बिलोंग करते हैं। भारत रत्न के बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं बताऊँगा? क्योंकि भारत रत्न की जो है भारत रत्न की अभी वीडियो नहीं बनाई है, अभी पद्म विभूषण अवार्ड की जो है वीडियो बना दी गई है। पद्म विभूषण की जो है कंप्लीट वीडियो बना दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। इसके अंदर 2 वीडियो अभी तक डाली गई है, ठीक है। 2 वीडियो कौन कौन सी डाली गई है? एक तो पद्म विभूषण की डाली गई है और दूसरी कौन सी वीडियो डाली गई है मेरे ही याद नहीं आ रहा, सही बता, ऑस्कर की डाली गई है, ऑस्कर। इन दोनों वीडियोस का जो है हिस्ट्री से लेके करंट अफेयर अभी 2025 तक किस किस को जो है लेटेस्ट अवार्ड दिए गए वो सारी वीडियो बता दी गई है। तीसरी और चौथी वीडियो जो है इस वीक सैटरडे और संडे को आएंगी। तो ये सीरीज जो है आप देखना ना भूलिएगा प्लीज़। आप अपने फ्रेंड जो एसएससी के बच्चे हों उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। भारत रत्न के बारे में अभी मैं इतना बताऊँगा, सिर्फ इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है।
1954 को जो है भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। बाकी इसका सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा भारत रत्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा। तो स्प्रिट लैंप में जब मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनता है। भाई साइंस वाले बच्चे जो हैं ये देख लेना कैसे बनता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। साइंस की मैं साफ बताता हूँ, जो नॉलेज है वही मैं बताता हूँ, गलत नहीं बतानी चाहिए। साइंस की भाई बेसिक तो जानकारी जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये जो भाई फार्मूला वगैरह ये जो होते हैं वो आप अपना एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन लेने का ये मतलब है कि आपको बताया जाए या फिर पता लगे कि किस लेवल के जो है क्वेश्चन साइंस के आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर कभी भाई चैनल बड़ा हुआ तो उस पर सेपरेटली जो साइंस के टीचर होंगे उनसे आपकी जो है क्लास करवाया करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया, कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तो ये फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है भारत रत्न। ऊपर मैंने बताया है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो किस व्यक्ति को जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एम विश्वेश्वरैया जो है इनको जो है भारत रत्न नहीं मिला था जब फर्स्ट टाइम भारत रत्न दिया गया था। 6 लोगों को ये दिया गया था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है किन किन को मिला था। राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर राधा कृष्ण, इनको तो मिला ही था। बाकी कोई नहीं, मैं एग्जैक्ट जो है वीडियो बनाऊंगा उस समय हम इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया से आपको कुछ याद आना चाहिए। हर साल हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं, अभियंता दिवस, हिंदी में बोलते हैं अभियंता दिवस, अभियंता दिवस, और इंग्लिश में बोलते हैं इंजीनियर्स डे, ठीक है, इंजीनियर्स डे। तो ये हम हर साल कब मनाते हैं, तो हर साल बनाते हैं 15 सितंबर को। ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। और किसकी याद में बनाते हैं, तो ये बनाते हैं एम विश्वेश्वरैया की याद में जो है इनको बनाया जाता है, ठीक है, महान इंजीनियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में जो है कौन क्षेत्राधिकार में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो तांबा है ये खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूँ तो किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। तो एक वीडियो ये भी बना दूंगा भाई, किस स्टेट की जो है सीमा रेखा लगती है भारत से, जो अदर कंट्री हैं, पड़ोसी देश है जो भारत के, उनकी किस किस भारत के राज्य से सीमा लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेघालय मिजोरम से जो है नहीं जुड़ा हुआ है। 30 की बात करूँ तो भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये भारतीय रुपए जो होता है, भारतीय जो रुपए होते हैं उनके प्रतीक और चिन्ह की संकल्पना या डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, उदय कुमार के द्वारा जो है ये डिज़ाइन तैयार किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी। तो ये आर्थिक जनगणना की बात हो रही है भाई। तो यह 2019 में भारत की कौन सी आर्थिक जनगणना जो है आयोजित की गई थी। तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 7वीं आर्थिक जनगणना हुई थी। और भारत में आर्थिक जनगणना पहली की बात करूँ तो पहली कब हुई थी आर्थिक जनगणना, पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है 1980 में हुई, 77 के बाद 80 में हुई, 80 के बाद 1990 में हुई, 90 के बाद 1998 में हुई, 1998 के बाद 2005 में हुई, ठीक है। 2005 के बाद 2013 में हुई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7वीं 2019 वाली होगी, ठीक है। समझ गए ना, ऐसे ही आर्थिक जनगणना हुई है। और वैसे जनगणना की बात करूँ तो वैसे 1872 में हुई थी मायो के समय में, और नियमित जनगणना की बात करूँ तो 1881 में हुई थी रिपन के समय में। कुल जनगणनाएं जो हैं वो 15 हो चुकी हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की 7वीं जनगणनाएं हो चुकी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 में। हुमायूं और शेरशाह सूरी को कौन नहीं जानता, अफगान योद्धा था ये शेरशाह सूरी। ये दूसरा अफगान राज्य था, ठीक है। शेरशाह सूरी जो है दूसरा अफगान था, पहला कौन सा, पहला लोधियों वाला था, ठीक है। और ये जो चौसा का युद्ध है ये पूछा गया है, तो चौसा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1539 में जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो कुछ युद्ध मैं बता देता हूँ जो हुमायूं के बीच लड़े गए। हुमायूं के प्रथम युद्ध बता देता हूँ मैं आपको, हुमायूं के प्रमुख युद्ध। ठीक है, तो हुमायूं का प्रथम युद्ध जो है ये आप याद रखेंगे, तो ये चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध है ये 26 जून 1539 को हुआ था, 26 जून 1539 को। उसके बाद जो है इसके अंदर शेरशाह जीत गया था भाई। उसके बाद हुआ था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज को जो है बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज का युद्ध ये कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। उसके बाद देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध तो पहले हो गया था। देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में। ठीक है, 1532 में हुआ था। उसके बाद चौसा मैंने बता दिया, चौसा 1539 में हुआ था। ये रहा। और कौन कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हो गया 1540 में हुआ था। लास्ट युद्ध लड़ा था इसने सरहिंद का। इसके बाद 1555 में ही जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1555 में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये युद्ध को बता दिए। 1555 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। कालिंजर के युद्ध के दौरान जो है, कालिंजर का युद्ध अभियान था 1545 में। उसी के दौरान जो है ये एक बारूद का गोला फेंक रहा था जो बाउंस करके जो है इसी के पास आके गिर गया और वहाँ पे फट गया और वहीं पर जो है इसकी मृत्यु हो गई। अंत में जो है इसने कहा था कि भगवान का शुक्रिया कि जैसा मैं चाह रहा था मेरी मृत्यु हो वैसे ही मुझे मृत्यु मिल रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्षण को परिभाषित किया था? तो किस वर्ष किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्षण को परिभाषित किया था। संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 24 अक्टूबर 1945 हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। 34 में कहा गया आंत्र भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? तो आंत जो है भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करती है? जो आंत होती है ना हमारे पेट के अंदर, जो आंत होती है वो भोजन जो हम खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन होता है, आप सभी जानते हैं। उन प्रोटीन को जो है हमारी आंत किन अणुओं में तोड़ देती है, परिवर्तित कर देती है? तो किन के अंदर कर देती है? 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल के अंदर जो है इसको परिवर्तित कर देती है। ठीक है, 35 में कहा गया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोला जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जो है कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में कौन सा यूज करते हैं? दूर दृष्टि दोष में यूज करते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, ये चीजें भी याद रखेंगे। 36 की बात करूं तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? 42वां था भाई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता था। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। और ये कब हुआ था? 2002 में जो है ये संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन, 2002 का 86वां संशोधन। ठीक है, 2002 का 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके दौरान जो है अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया था, 21A को। और इसके अंदर 21A के अंदर क्या है? 6 से 14 वर्ष से आयु के बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे। ठीक है, 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल का प्रावधान है 21A के अंदर। उसके बाद आपको एक DPSP भारत के जो नीति निदेशक तत्व है जो हमने आयरलैंड से लिए, इनके अंदर जो है 45वां अनुच्छेद मिलेगा। 45वां अनुच्छेद क्या कहता है? तो 45वां अनुच्छेद भी जो है ये हमारा 0 से लेके 6 तक के बच्चों को मेडेंट्री जो है शिक्षा और जो है निगरानी देता है, मतलब गारंटी देता है। ठीक है, ये अनुच्छेद आप याद रखेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं, 6 मौलिक अधिकार है हमारे, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार आते हैं। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, लघु संविधान भी कह सकते हैं, लघु संविधान।
ठीक है। 6 मौलिक अधिकार है हमारे, ठीक है। 12 से 35 आते हैं वैसे हमारे मौलिक अधिकार। उसके बाद आपको डीपीएसपी देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं वो चलेंगे हमारे 36 से 51। ठीक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य आ जाएगा 51 के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा राष्ट्रपति, फिर मिलेगा उपराष्ट्रपति। तो ये आज के हमारे जो है 36 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिएगा, इतना मेरे लिए आप तो कर ही सकते हैं। ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ के लिए भी और करंट अफेयर के लिए भी। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।